हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमन लर्निंग में। आज हम करने वाले हैं साइंस का चैप्टर 11 जो कि है ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड। उसमें से जो है ह्यूमन आई वाला बिल्कुल पूरा पार्ट हमारा कटा हुआ है, हमें बस कलरफुल वर्ल्ड पढ़ना है। ह्यूमन आई वाला पार्ट हमारा कटा हुआ है, कलरफुल वर्ल्ड के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये सारे पार्ट जो है हमारे कटे हुए हैं। आई का डायग्राम, उसके बाद मायोपिया, करेक्शन ऑफ मायोपिया, फिर उसके क्वेश्चंस, फिर करेक्शन है हाइपरमेट्रोपिया जो होता है वो, उसके करेक्शन प्रेसबाइओपिया, सब ये सब सारे हमारे कटे हुए हैं। हमें पढ़ना है यहाँ से प्रिज्म वाले से। तो आज ये स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। यहाँ पे जो हमारा ये पी क्यू आर है, ये हमारा एक प्रिज्म है, ग्लास प्रिज्म जिसे बोलते हैं। और इसमें जब व्हाइट लाइट की बीम को पास कराते हैं तो व्हाइट लाइट हमारा 7 अलग अलग कलरों में वो डेविएट हो जाता है, टूट जाता है, मतलब स्प्लिट हो जाता है 7 कलर में। और जिसमें से 7 कलर होते हैं रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। और हमने पढ़ा था कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन होता है किसी भी मतलब कि phenomenon of bending of light which enters from one medium to another is called refraction। phenomenon होता है लाइट का, जो बेंडिंग ऑफ लाइट का, जब वो एंटर करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। ठीक है, जब लाइट बेंड होती है। तो यहाँ यहीं पे प्रिज्म है हमारा, ये एक प्रिज्म है। और व्हेन लाइट पास कराया जाता है एक प्रिज्म में, वो स्प्लिट हो जाता है 7 कंस्टिट्यूएंट कलर में। व्हाइट लाइट जब पास होता है, व्हाइट लाइट होता है कंस्टिट्यूएंट 7 कलर्स में, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। और फॉर्म अ बैंड ऑफ 7 कलर, 7 कलर के 7 कलर का बैंड फॉर्म करता है। और ये जो फिनोमेनन होता है, दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड डिस्पर्सन। और इस फिनोमेनन को जो है हम डिस्पर्सन कहते हैं। जब लाइट व्हाइट लाइट को पास करते हैं ग्लास प्रिज्म से, वो स्प्लिट हो जाता है 7 कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर में और बैंड बना देता है 7 कलर्स का, और इस फिनोमेनन को कहते हैं डिस्पर्सन। फिर है हमारा स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम जो बैंड होते हैं 7 कलर्स के, वो फॉर्म होते हैं डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट से। जो 7 कलर्स के यहाँ पे हमें हमारे फॉर्म हुए हैं डिस्पर्सन से, उसे कहते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है। एक्रोनिम है, इट इज अ ग्रुप ऑफ अल्फाबेट एंड दैट रिप्रेजेंट्स सिक्वेंशियल कलर्स इन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम में जो कलर्स होते हैं वो सीक्वेंस से होते हैं। तो उसके लिए हम एक एक्रोनिम यूज करते हैं अल्फाबेट को। तो उसका वो है हमारा वीबग्योर। तो वी फॉर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो आ जाइए अब आगे देखते हैं। फिर एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है, एंगल ऑफ डेविएशन मतलब कि कितना बेंड होगी लाइट, एंगल ऑफ डेविएशन। तो वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, मतलब 1 वेवलेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो सीधा वेवलेंथ आता, लेकिन ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो 1 वेवलेंथ है। फिर जो रेड है, रेड जो है सबसे लिस्ट डेविएटेड कलर होता है, क्योंकि उसकी जो है लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है। इसे यहाँ देख सकते हैं, रेड जो है हमारा वो सबसे कम बैंड हुआ है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वायलेट इज द मोस्ट डेविएटेड कलर एज इट हैज स्मॉलर लेस्ट वेवलेंथ इन विजिबल स्पेक्ट्रम। और वायलेट जो है वो सबसे डेविएटेड कलर है, सबसे ज्यादा बैंड होता है। तो क्योंकि उसकी वेवलेंथ जो है सबसे कम है, स्मॉलेस्ट है विजुअल स्पेक्ट्रम में। अब हम पढ़ेंगे वाई स्पेक्ट्रम इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट इज पास्ड थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। तो हम पढ़ेंगे कि स्पेक्ट्रम जो है क्यों फॉर्म होता है जब व्हाइट लाइट को ग्लास प्रिज्म में पास करते हैं। तो each color has a definite wavelength and for each wavelength the angle of deviation differs. Red is the least deviated color and violet is the most deviated color. So different colors deviate at different angles to form a spectrum. Each color, जितने भी कलर होते हैं उनका डेफिनेट वेवलेंथ होता है, मतलब अलग अलग वेवलेंथ होता है। और हर एक वेवलेंथ के लिए जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो भी अलग अलग होता है। तो रेड जो है हमारा सबसे कम डेविएटेड कलर है और वायलेट जो है सबसे ज्यादा डेविएटेड कलर है, इसलिए जो वो जो है
इसलिए अलग अलग कलर्स जो होते हैं अलग अलग एंगल पर डेविएट करते हैं स्पेक्ट्रम फॉर्म करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ हम देखते हैं कि जब उसी प्रिज्म से जब हमने वायलेट पास किया तो वो तो डेविएट हो गई 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में। अगर उस इसको ये हो गया हमारा डिस्पर्सन। अगर ऐसे ही यहीं पे हम अगर एक उल्टा प्रिज्म रख दे ऐसे और उससे जो उन लाइटों को पास करवाए जाएंगे तो वो जो लाइट है वो फिर से कंबाइन हो जाएगा और एक व्हाइट लाइट पास होगा, जिसे हम अगर व्हाइट स्क्रीन पे देखेंगे तो वो हमें व्हाइट लाइट दिखेगा। और ये जो हमारा सेकंड प्रिज्म है इसमें जो ये प्रोसेस हुआ है इसको कहते हैं रिकम्बिनेशन। मतलब कि जो 7 कलर्स थे वो 7 कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर्स थे वो व्हाइट लाइट में कंबाइन हो गए, तो इसको बोलते हैं रिकम्बिनेशन। ठीक है, लाइट ऑफ 7 कलर्स है ये यहाँ के। अब हम आगे आ जाते हैं, प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म देखते हैं क्या होता है प्रिज्म। It is a pyramidal piece of glass with 2 triangular bases and 3 rectangular lateral surfaces. प्रिज्म जो है एक पिरामिडल पीस ऑफ ग्लास होता है जिसमें 2 रेक्टेंगुलर बेस होता है और 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस होता है। ठीक है, मतलब कि ऐसा होता है एक तरफ से ऐसा, फिर यहाँ से ऐसे झोपड़ी टाइप का, मतलब कि जैसे बोले तो। ठीक है, और यहाँ पे जो ये एंगल जो है ये होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, ये कहलाता है द एंगल बिटवीन टू एडजॉइनिंग लेटरल सरफेस इज एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, एंगल ऑफ। तो यहाँ पे देखिए देख सकते हैं आप, इंसिडेंट रे आ रहा है यहाँ पे, ये ग्लास प्रिज्म है हमारा PQR, ए बी इंसिडेंट रे आया है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक सरफेस के परपेंडिकुलर हमने एन डैश वो नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, तो लाइट को यहाँ से जाना चाहिए लेकिन वो यहाँ से नहीं जाता, वो नॉर्मल की तरफ मुड़ता है टुवर्ड्स नॉर्मल और आगे चला जाता है। मतलब कि क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं डेंसर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लाइट जो है टुवर्ड्स नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा और जो फिर यहाँ पे जो हमारा ग्लास, जब ये ग्लास के एंड पे आएगा तो यहाँ पे भी हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे परपेंडिकुलर, और यहाँ से लाइट को सीधे जाना चाहिए लेकिन यहाँ पे भी ये अवे फ्रॉम नॉर्मल चला जाता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। और जो यहाँ से रे जाती है इसको हम कहते हैं इमरजेंट रे। और ये जो हमारा एंगल होता है, इतना एंगल जो होता है वो हमारा होता है एंगल ऑफ डेविएशन। और ये हमारा ग्लास प्रिज्म था, तो सबसे पहले इंसिडेंट रे आया, फिर टुवर्ड्स नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ, फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ, और जो हमारा लास्ट में बेंड हुआ है वो है इमरजेंट रे। और यहाँ इंसिडेंट रे से इमरजेंट रे का जो एंगल है वो है एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, ग्लास प्रिज्म में ये। तो अगर आपने वो चैप्टर 10 लाइट की वीडियो नहीं देखी तो वो मैं लिंक आई बटन पे दे दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। अब हम देखते हैं एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। एंगल ऑफ डेविएशन, इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे। एंगल ऑफ डेविएशन होता है इंसिडेंट रे और डेविएशन, इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ डेविएशन। अब जो इसाक न्यूटन थे, इसाक न्यूटन वाज द फर्स्ट पर्सन हु प्रूव्ड दैट सनलाइट इज मेड ऑफ 7 कलर्स। इसाक न्यूटन जो साइंटिस्ट थे वो पहले आदमी थे जिन्होंने प्रूव किया था कि सनलाइट जो है बनी हुई है 7 कलरों से। उन्होंने क्या किया था, ही पास्ड सनलाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म टू फॉर्म अ बैंड ऑफ 7 कलर्स। हमने देखा था उन्होंने पास किया सनलाइट को एक ग्लास प्रिज्म से जिससे वो बैंड ऑफ 7 कलर्स फॉर्म हुआ। और उन्होंने he tried to split the color further by putting another prism ahead of the prism forming spectrum but he failed to obtain more colors। तो उन्होंने सोचा कि जैसे व्हाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई है तो ये लाइट भी कुछ स्प्लिट हो जाए, तो उन्होंने उसके सामने एक और प्रिज्म रख दिया। तो उन्होंने उन कलरों को भी स्प्लिट करने की कोशिश की दूसरे प्रिज्म रख के, लेकिन ताकि स्पेक्ट्रम फॉर्म हो जाए, लेकिन वो फेल हो गए और उन्हें मोर कलर ऑब्टेन नहीं हुए, उन्हें और कलर दिखाई नहीं दिए, मतलब हुआ नहीं ऐसा कुछ।
तो उन्होंने क्या किया, he formed a spectrum from sunlight and placed an identical but inverted prism in front of prism, forming the spectrum. All the 7 colors combined by the inverted prism and emerged as white light. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक स्पेक्ट्रम जो सनलाइट से बनाया था पहले प्रिज्म से, तो उनके आइडेंटिकल में ही मतलब उसी के सामने बट इन्वर्टेड उल्टा प्रिज्म, एक इन्वर्टेड उल्टा प्रिज्म रख दिया उसी प्रिज्म के सामने जिससे स्पेक्ट्रम बन रहा था। तो उन्होंने देखा कि जो 7 कलर्स थे वो फिर कंबाइन हो गए इन्वर्टेड प्रिज्म में और मर्ज होके व्हाइट लाइट बन गए। ठीक है, व्हाट इज रेफर्ड एज व्हाइट लाइट, तो मतलब हम जो व्हाइट लाइट पढ़ रहे हैं तो उस व्हाइट लाइट क्या रेफर करता है। Any light that forms a spectrum similar to that of sunlight is referred as white light, मतलब कि कोई भी लाइट जो स्पेक्ट्रम फॉर्म करे और सिमिलर हो सनलाइट के तो उसे कहते हैं हम व्हाइट लाइट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, when light enters obliquely from a denser medium to a rarer medium and the angle of incidence exceeds critical angle, the light reflects in the denser medium. दिस इज कॉल्ड इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब जब लाइट एंटर करती है ऑब्लिकली डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ एक्सीड वो क्रिटिकल एंगल से जो है बढ़ जाता है, क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाता है और जो लाइट होती है वो जो है डिफ्लेक्ट हो जाती है डेंसर मीडियम की तरफ। ठीक है, और इसे कहते हैं हम इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ देख सकते हैं आप, ये जो हमारा ये क्रिटिकल एंगल है, यहाँ से रे आ रही है मतलब इंसिडेंट रे आ रही है, फिर जब वो रिफ्लेक्ट हो रही है तो ऐसे इस तरह से रिफ्लेक्ट हो रही है, इसे बोलते हैं आई क्रिटिकल एंगल। ठीक है, अब हम देखते हैं कंडीशन जो है नेसेसरी कैसी कंडीशन होनी चाहिए, मतलब कि नेसेसरी कैसी कंडीशन होनी चाहिए इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। Why light should enter obliquely from a denser to a rarer medium, इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जो लाइट वो है इंटर करना चाहिए ऑब्लिकली डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड एक्सीड क्रिटिकल एंगल, द लाइट रिफ्लेक्ट इन द डेंसर मीडियम। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है एक्सीड कर जाएगा क्रिटिकल एंगल को तो जो लाइट है रिफ्लेक्ट हो जाएगा डेंसर मीडियम की तरफ। अब हम पढ़ते हैं क्रिटिकल एंगल क्या होता है। क्रिटिकल एंगल भी हम पढ़े जा रहे हैं से, तो होता क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है 90 डिग्री होता है, वो होता है हमारा क्रिटिकल एंगल। अब हम पढ़ेंगे रेनबो क्या होता है। इट इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर रेन शावर्स, ये एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है जो स्काई में हमें दिखता है रेन शावर्स मतलब बारिश के बाद। रेनबो इज ऑब्जर्व इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द सन, रेनबो जो है ऑब्जर्व किया जाता है सन के अपोजिट के डायरेक्शन में, यानी कि हमारा जो सन यहाँ है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे हमें रेनबो दिखेगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं 3 फिनोमेनन व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन रेनबो फॉर्मेशन। रेनबो का जो फॉर्मेशन होता है उसमें 3 फिनोमेनन इन्वॉल्व होते हैं, तो हम पढ़ते हैं क्या होता है। डिस्पर्सन होता है सबसे पहले, फिर रिफ्रैक्शन, फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन। 3 चीज होती है, डिस्पर्सन, रिफ्रैक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन। सम वाटर ड्रॉपलेट्स, यहाँ पे देखते हैं, some water droplets remain suspended in air after rain. These droplets behave as glass prism. When light enters the raindrop, it first refracts and disperses. Then it reflects internally and again refracts as it comes out of the drop, and the 7 colors reach the eye of the observer in form of rainbow. तो देखिए कुछ जो वाटर ड्रॉप्स होते हैं बारिश के बाद भी रह जाते हैं एटमॉस्फेयर में, मतलब कि एयर में रह जाते हैं बारिश के बाद भी, तो वो ड्रॉपलेट्स जो है एक ग्लास प्रिज्म की तरह बिहेव करते हैं, और जब व्हाइट लाइट सन से जो लाइट आती है वो एंटर करती है उसमें, तो सबसे पहले तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है, तो फिर वो 7 कलर्स में टूटती है, तो वहाँ पे इनका डिस्पर्सन होता है, और फिर जब ये एंड में पहुँचती है यहाँ के क्या है ये ड्रॉप के एंड में पहुंचती है, तो वहां पे उन सब का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है स्पेक्ट्रम का। ठीक है, और फिर जब ये यहाँ पे भी बाहर पहुंचती है ड्रॉप से बाहर आती है तो वहां पे भी रिफ्लेक्शन होता है, और
जो है फिर हमें रेनबो दिखता है अगर हम यहाँ होंगे, इस जगह होंगे तो। और रेड जो है सबसे कम रिफ्लेक्ट होता है और वायलेट सबसे ज्यादा रिफ्रैक्ट होता है। और ये जो हमें दिखता है वो हमारा रेनबो होता है। तो इसे अगर हम सीधी भाषा में कहें तो जब व्हाइट लाइट पास होती सन से जो आती है वो ड्रॉप के अंदर जब आती है तो रिफ्रैक्शन होता है, फिर उनका डिस्पर्सन होता है अलग अलग कलरों में, फिर जो 7 कलर्स थे उनका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है स्पेक्ट्रम का, फिर बाद में रिफ्रैक्शन होता है दोबारा और फिर हमें जो है प्रिज्म दिखता है। तो इसमें 3 प्रोसेस था, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या होता है। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, the refraction by the different layers of atmosphere is called atmospheric refraction। जो रिफ्लेक्शन डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर से होता है उसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। ये आपने पढ़ा होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो है अलग अलग लेयर है, ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ऐसे ही बहुत सारे लेयर है। तो वही सब उनमें जब रिफ्लेक्शन होता है उसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। Apparent flickering of objects placed behind a hot object or fire। Apparent flickering, जो आपने देखा होगा कि अगर कहीं पे आग लगी है और अगर आप आग की उस तरफ देख रहे हैं तो अलग सा ही दिखता है आपको, मतलब हिलता हिलता जैसा। तो वही अपरेंट फ्लिकरिंग, फ्लिकरिंग उसे कहते हैं फ्लिकरिंग, मतलब फ्लिकर हो रहा है, मतलब हिल रहा है ऑब्जेक्ट, जो हॉट ऑब्जेक्ट के पीछे होता है या फायर के पीछे होता है, तो वो होता है अपरेंट फ्लिकरिंग। ठीक है, स्टार्स नियर द हॉरिजन अपीयर स्लाइटली हायर देन देयर एक्चुअल पोजीशन। जो हॉरिजन होता है, जैसे कि ये हमारा अर्थ है, गलत बन गया, यही बनाते हैं, रुको, ये हमारा अर्थ है तो इसका ऐसे होता है, तो इसके हॉरिजन के पास मतलब कि यहाँ, हॉरिजन के पास मतलब यहाँ, ये होता है हॉरिजन। ठीक है, तो हॉरिजन के पास जो स्टार्स होते हैं, नियर हॉरिजन के पास जो होते हैं वो स्लाइटली ऊपर जैसे इस एक्चुअली में जो हमारा स्टार यहाँ है, लेकिन वो हमें अपीयर थोड़ा सा ऊपर होगा, क्योंकि जो यहाँ से वाइट जो मतलब लाइट की रे आ रही है वो रिफ्लेक्शन की वजह से थोड़ी थोड़ी बैंड होती जाएगी, ऐसे ऐसे बैंड होती जाएगी, और जब हमारे तक कुछ पहुंचेगी तो हमें दिखेगा कि ऐसे यहाँ पे है हमारा स्टार, लेकिन हमें गलत दिखता है। और एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, तो ये जो एडवांस सनराइज मतलब कि हमें जो है सनराइज 2 मिनट पहले दिखता है और सनसेट जो है 2 मिनट बाद तक दिखता है। तो इन सब का कारण एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ही है। अपरेंट फ्लिकरिंग ऑफ सन्स डिस्क, अपरेंट फ्लिकरिंग ऑफ सन्स डिस्क, और ऐसा भी होता है कि सुबह का टाइम हमें सन लाल सा दिखता है, मतलब रेड कलर का दिखता है, और दोपहर का टाइम व्हाइट जैसा दिखता है, तो वो भी अपरेंट फ्लिकरिंग ऑफ सन डिस्क होता है। ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये भी फ्लिकरिंग की वजह से ही होता है, टिमटिमाने लगते हैं तारे, तो वो उनकी दूरी बहुत ज्यादा होती है, वो सब हम अभी पढ़ेंगे। An object placed behind the fire or a hot surface appears to flicker when seen through the air। तो अब हम इन सब के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अगर किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया जाए आग के और किसी हॉट सरफेस के पीछे, तो वो अपीयर फ्लिकर होते हुए दिखते हैं जब एयर से हम उन्हें देखते हैं। तो एयर तो हर जगह मौजूद है, तो हम एयर से ही उसे देखते हैं। तो जो एयर होता है हॉट सरफेस के ऊपर वो हॉट हो जा मतलब हॉट सरफेस के ऊपर जो एयर होता है वो हॉट गर्म हो जाता है और राइज ऊपर की तरफ उठने लग जाता है। और जो स्पेस ऑक्यूपाइड किया होता है कूल एयर ने, ठीक है, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हॉट एयर का वो कम होता है कूल एयर के से। ठीक है, तो इसलिए जो फिजिकल कंडीशन होती है मीडियम की वो कांस्टेंट नहीं रहती, और चेंज और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है चेंज होता रहता है मीडियम का, और लाइट हमें अपीयर होता है कि वो डिफरेंट डायरेक्शन से आ रही है, और इसी के रिजल्ट में जो है फ्लक्चुएशन होता है अपरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो जो हॉट सरफेस है वहां की जो एयर है वो हॉट हो जाएगी, और हॉट एयर राइज हो जाती है, मतलब कि हल्की होती है तो ऊपर की तरफ चली जाती है। तो जो कोल्ड एयर ने जो स्पेस ऑक्यूपाई किया है तो वहां पे हॉट एयर आ जाएगा, और हॉट एयर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कोल्ड एयर से लेस होती है। तो जो फिजिकल कंडीशन है मीडियम की वो कांस्टेंट नहीं है, अब बदल रही है, तो इसलिए जो लाइट है वो
हमें ऐसा अपीयर होगा कि डिफरेंट अलग अलग डायरेक्शन से आ रही है, और इसी के रिजल्ट से जो है फ्लक्चुएशन होगा अपरेंट पोजीशन ऑब्जेक्ट का। अब सेकंड है स्टार्स व्हेन सीन नियर द हॉरिजॉन appear slightly higher than their actual position due to atmospheric refraction। तो यहाँ पे हमें इमेज भी दिया गया है। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है अर्थ के एटमॉस्फेयर का वो जनरली इंक्रीज होता है टॉप से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जैसे कि हमारा अर्थ है ये, तो एटमॉस्फेयर हमारा ऐसा है एटमॉस्फेयर अर्थ के ऊपर। तो ये जो है ये इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये मतलब कि जनरली इंक्रीज हुआ रहता है। यहाँ पे हमारा है, तो इसके मुकाबले जो यहाँ की दूरी है ये ज्यादा होगी, मतलब कि इंक्रीज होगी टॉप से बॉटम तक, ठीक है। सो इसलिए जो लाइट आ रही है यहाँ से वो हॉरिजन के जैसे जैसे पास आएगी उसे ट्रैवल करना पड़ेगा रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ, और इसलिए जो है नॉर्मल की तरफ बेंड होती जाएगी यहाँ आप देख सकते हैं फिगर में। तो और इसी के रिजल्ट से जो हम यहाँ पे अर्थ से जो हम देख रहे हैं ऑब्जर्वर है जो हम, तो हमें स्टार की जो हमारे तक पहुंचते स्टार की जो पोजीशन है, स्टार की पोजीशन हमें यहाँ पे दिखेगी इस जगह। तो इसमें जो स्टार की एक्चुअल पोजीशन स्टार की ये है A, और अपरेंट पोजीशन B है, और यहाँ नीचे आते आते डेंसिटी इंक्रीज हो रही है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं एडवांस्ड सनराइज, ठीक है। Advanced sunrise. The sun appears about 2 minutes earlier than actual sunrise and the sun remains visible for about 2 minutes after actual sunset। जो सन होता है appear होता है 2 मिनट पहले सनराइज से, मतलब कि 2 मिनट पहले ही उग जाता है, मतलब हमें दिखाई देने लग जाता है, और जो सनसेट होता है वो 2 मिनट बाद तक हमें दिखता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो when the sun is below horizon ये है सन का, तो सन जो है इसके राइजिंग सन जो है वो हॉरिजन के नीचे है। तो यहाँ पे से जो जब लाइट पे आएगी तो वो ऐसे आते आते मतलब रिफ्रैक्ट होगी, बैंड होती जाएगी, और बैंड होते होते जब हम यहाँ ऑब्जर्वर जब यहाँ देखेगा तो उसे सन की पोजीशन जो है यहाँ ऊपर दिखेगी S1। तो यहाँ पे जो अपरेंट एक्चुअल पोजीशन है वो S है, और जो एक्चुअल पोजीशन है अपरेंट पोजीशन जो है हमारा S1 है, जो एक्चुअल पोजीशन है S है, और ये हमारा एटमॉस्फेयर, ये एब्जॉर्बर है, ये अर्थ है। तो इसलिए जो लाइट रे होती है तो इस टाइम जो होता है ये दूरी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ऐसा लाइट की बेंडिंग होती है, हॉरिजन के नीचे होता है। और ऐसे ही जब वो ऐसे ही जब सनसेट का टाइम आता है, सेटिंग सन नीचे जाता रहता है, और जो हम उसकी अपरेंट पोजीशन है उसकी लाइट रे भी बैंड होती जाती है, यहाँ से बैंड होती जा रही है, यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ से आई लाइट रे फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज की जैसे बैंड होती गई जो, और फिर जो ऑब्जर्वर है यहाँ पे उसको यहाँ से लाइट आती हुई दिखेगी रे, तो हम उसे ऐसा ही दिखेगा कि जो सन है ये यहाँ पे है। तो हमें इसलिए सन तो नीचे चला गया लेकिन हमें अभी तक भी दिख रहा है। तो 2 मिनट जल्दी सनराइज होता है और 2 मिनट लेट तक सनसेट होता है, ठीक है। यहाँ जब सन बिलो होता है हॉरिजन के तो रे जो है पास होना होता है रेयर से डेंसर मीडियम में, इसलिए रे बैंड होता है नॉर्मल की तरफ। इसी के रिजल्ट में जो है सन अपीयर होता है हायर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन के, ठीक है। अब हम देखेंगे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्या होते हैं, कैसे क्यों होता है, मतलब कि स्टार्स आर वेरी फार फ्रॉम अस। हम जानते हैं स्टार्स जो है बहुत दूर है हमसे, मतलब लाखों करोड़ों किलोमीटर, ठीक है। सो दे बिहेव एज पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट सिंस द फिजिकल कंडीशन of earth atmosphere are not constant, the light from stars appear to come from different directions। तो इसलिए जो वो स्टार्स जो होते हैं वो बिहेव करते हैं अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट की, स्टार्स के पास अपना लाइट होता है तो वो बिहेव करते हैं पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट की तरह। इसलिए लेकिन हम जानते हैं कि जो फिजिकल कंडीशन है अर्थ के एटमॉस्फेयर की वो कांस्टेंट नहीं है, हमेशा बदलती रहती है। तो लाइट जो आती है स्टार से वो हमें अपीयर होती है कि अलग अलग डायरेक्शन से आती है। इसी के रिजल्ट में जो है फ्लक्चुएशन ऑफ अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार होता है, मतलब कि बार बार कभी इधर दिखता है, और इसी
का रिजल्ट जो है, इसीलिए जो अमाउंट ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम स्टार्स होता है ऑल्सो वेरी, मतलब बदलता रहता है चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से एटमॉस्फेयर के। तो अमाउंट लाइट जो आ रही है स्टार से वो बदलती, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो होती है एटमॉस्फेयर की, उसके बदलने की वजह से लाइट भी बदलती रहती है, लाइट की पोजीशन भी। तो इसीलिए हमें इसी के रिजल्ट में द स्टार अपीयर ब्राइट, वो हम कभी ब्राइट दिखता है जब हमारी आंखों तक मतलब आंखों तक लाइट पहुंचता है, और जब सेम स्टार अपीयर डल, तो जब सेम स्टार वो डल हो जाता है, और कभी लेस अमाउंट ऑफ लाइट रीचेज आवर आई, और वही स्टार जो है डल हो जाता है जब हमारे आंख तक कम लाइट पहुंचता है, लेस अमाउंट पहुंचता है लाइट का, ठीक है, हमारे आंखों तक। तो बोथ दीज इफेक्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तो यही जो दो इफेक्ट्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के लिए। अब हम पढ़ेंगे व्हाई डू प्लैनेट्स नॉट ट्विंकल। स्टार्स तो ट्विंकल करते हैं लेकिन प्लैनेट्स क्यों ट्विंकल नहीं करते, वो पढ़ेंगे हम। The planets are much closer to the Earth and are thus seen as extended source. If we consider a planet as a collection of large number of point-sized source of light, the total variation in the amount of light entering our eyes from all individual sized source will average out to zero and will nullify the twinkling effect. इसमें जो planet होता है वो स्टार्स के मुकाबले हमसे ज्यादा पास है, क्लोजर है अर्थ के, ठीक है, और इसलिए ये देखा गया है कि जो एक्सटेंडेड सोर्स है, मतलब कि पास का ही सोर्स है, एक्सटेंडेड है, तो इसलिए हम कंसीडर करते हैं कि प्लैनेट जो है कलेक्शन ऑफ प्लैनेट्स में तो के पास तो खुद का लाइट नहीं होता है, तो हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि प्लैनेट जो है वो पॉइंट साइज ऑफ सोर्स का जो है कलेक्शन है, मतलब कि पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट का कलेक्शन है, ठीक है। और जो टोटल वेरिएशन होता है अमाउंट, जो लाइट की अमाउंट जो होती है हमारे आंखों तक आती है, वो अलग अलग इंडिविजुअल पॉइंट साइज से वो जो है एवरेज होती है जीरो के, ठीक है, और इसलिए जो विल न्यूलिफाई, इसलिए जो वो है ट्विंकलिंग इफेक्ट को कम कर देती है, ट्विंकलिंग इफेक्ट को कम कर देती है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं स्कैटरिंग इफेक्ट। Spreading of light in various direction by collider particles. Spreading of light in various direction by collider particles जो होते हैं उनके अंदर से जब स्प्रेडिंग ऑफ लाइट होता है अलग अलग डायरेक्शन में, तो उसे कहते हैं स्कैटरिंग इफेक्ट, ठीक है, स्कैटरिंग इफेक्ट। और स्कैटरिंग जो होता है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। अब हम पढ़ेंगे टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट भी होता है व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ कोलाइड इट्स पाथ बिकम्स विजिबल, दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। जब लाइट को पास करते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स की से, तो उसकी जो पैथ होती है, मतलब कि जो जिस रास्ते से लाइट जा रही है वो विजिबल हो जाती है, और उसी को कहते हैं टिंडल इफेक्ट। Example, path of light becomes visible when light enters a dark and dusty room through a slit or ventilator. जब एग्जाम्पल है, जब लाइट किसी एक रूम है, मतलब अंधेरा रूम है, उसमें कहीं से जब सूरज की रोशनी आती है डार्क रूम में, डस्टी रूम में, गंदा रूम में, तो जो सूरज की जो रोशनी है वो हमें दिखती है, उसकी लाइन मतलब कि पार्टिकल्स हमें दिखते रहते हैं, तो ये वही होता है टिंडल इफेक्ट। और कभी कभी जो पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल व्हेन लाइट पासेस थ्रू डेंस कैनोपी ऑफ ट्रीज इन अ फॉरेस्ट। और कभी कभी जो होता है लाइट बिकम विजिबल हो जाते हैं जब लाइट पाथ ऑफ लाइट विजुअल हो जाता है जब लाइट किसी जंगल में, आपने देखा होगा ऊपर बड़े बड़े पेड़ होते हैं और नीचे से जब हम देखते हैं तो पेड़ों के बीच से हमें लाइट की एक, मतलब की रोशनी की एक लाइन दिखती हुई आती है ट्रीज, पेड़ों के बीच से, तो वही है डेंस कैनोपी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे द कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल्स। जो कलर होते हैं स्कैटर्ड लाइट का वो डिपेंड करता है स्कैटरिंग पार्टिकल्स, मतलब कि जिस पार्टिकल से वो टकरा के वो रिफ्लेक्ट हो रही है, तो कैसा पार्टिकल है, छोटा है या बड़ा है। If particles are very fine, they scatter mainly the blue color of light, shorter wavelength. जब पार्टिकल्स जो है बहुत छोटे होंगे तो वो स्कैटर करेंगे ब्लू कलर को, ठीक है,
क्योंकि शॉर्टर वेवलेंथ होता है। और जो मीडियम साइज पार्टिकल्स होते हैं स्कैटर मेनली द रेड कलर, जो मीडियम साइज पार्टिकल होते हैं वो रेड कलर स्कैटर करते हैं क्योंकि रेड कलर का लॉन्गर वेवलेंथ होता है। और इवन लार्ज पार्टिकल्स स्कैटर्स ऑल द कलर्स ऑफ लाइट, दैट इज व्हाई इट अपीयर्स व्हाइट। और जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो सारे कलर लाइट के वो स्कैटर करते हैं और इसीलिए वो जो है व्हाइट अपीयर होते हैं, दिखते हैं हमें। Wavelength of red light is about 1.8 times to that of blue light. Wavelength जो है रेड लाइट की वो 1.8 टाइम्स ज़्यादा है ब्लू लाइट के, ठीक है। Why danger signs are made of red color? हमने आपने देखा होगा डॉक्टर का साइन, डेंजर, वो सब जो है मतलब कि जो भी ज़्यादा वो है तो उनका साइन जो है रेड कलर से बना हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो रेड इज द लिस्ट स्कैटर कलर, रेड जो है सबसे कम स्कैटर होता है और इट इज द लिस्ट स्कैटर्ड बाय फॉग एंड स्मोक एंड कैन बी सीन इन द सेम कलर ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, सो डेंजर साइंस आर मेड इन रेड कलर। जो रेड है जो लिस्ट स्कैटर कलर है, सबसे कम स्कैटरिंग होती है रेड कलर की, और जो लिस्ट स्कैटर और फॉग जो स्मोक होता है वो उससे भी रेड कलर कम स्कैटर होता है, लिस्ट स्कैटर होता है और सेम कलर दिखता है। दूर से भी देखे तभी भी हमें रेड भी दिखेगा, पास से देखे तभी भी रेड ही दिखेगा, मतलब ज्यादा दूर तक से हमें रेड दिखेगा। और इसीलिए जो है डेंजर साइन जो है रेड कलर से बनाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे व्हाई द कलर ऑफ स्काई अपीयर्स ब्लू ऑन अ क्लियर डे। क्लियर डे में जब जो कलर ऑफ स्काई होता है वो ब्लू क्यों अपीयर होता है हमें? द अपर लेयर ऑफ एटमोस्फेयर कंटेन्स वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर एंड गैस। जो सबसे ऊपरी लेयर होता है एटमोस्फेयर का वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स कैरी करता है वाटर वेपर और गैसेस के। These particles are more effective in scattering of light of shorter wavelength, mainly blue than larger wavelength। तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं ज्यादातर इफेक्टिवली जो है स्कैटर करते हैं ब्लू लाइट को, शॉर्टर वेवलेंथ वाली लाइट को, ब्लू लाइट को लार्ज वेवलेंथ के मुकाबले। तो इसलिए जो स्काई जो है अपीयर करता है ब्लू में। How does the sky appear to an astronaut in the space or to a passenger of a jet plane flying at high altitude? तो जो स्काई कैसा अपीयर होगा एस्ट्रोनॉट के लिए जो स्पेस में होंगे और उन पैसेंजर्स के लिए जो मतलब जेट प्लेन से, हवाई जहाज से सफर कर रहे हैं, उड़ रहे हैं हाई एल्टीट्यूड पे। तो द स्काई वुड अपीयर डार्क टू एन एस्ट्रोनॉट इन द स्पेस एज स्कैटरिंग इज नॉट वेरी प्रोमिनेंट एट सच high altitude due to absence of particles। जो स्काई है अपीयर एस्ट्रोनॉट्स के लिए जो है डार्क अपीयर होगा क्योंकि जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है स्फीयर में वो बहुत कम होता है, प्रोमिनेंट होता है और उतने हाई एल्टीट्यूड पे जो है एब्सेंस ऑफ पार्टिकल्स, उतने पार्टिकल्स नहीं होते हैं, तो इसलिए ऐसा होता है, डार्क दिखेगा उनको। Why clouds appear white? जो clouds होते हैं वो appear हमें white क्यों दिखते हैं? Clouds are formed by various water vapors. Water vapors condenses to form water droplets. Due to larger size of droplets, all colors of light are scattered and clouds appear white। तो clouds इसलिए clouds जो है water vapor से बने होते हैं और water vapor condense होके water droplets form हो जाता है और जब वो water droplet बनता है तो larger size होता है, बड़े size का होता है और बड़े हमने पढ़ा था बड़े साइज का पार्टिकल जो है ऑल कलर्स को स्कैटर करता है, ऑल लाइट कलर को स्कैटर करता है और इसीलिए जो हमें क्लाउड अपीयर व्हाइट दिखता है। वाई कलर ऑफ सन अपीयर रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट? कि सन का जो कलर है वो हमें सनराइज के समय रेड दिखता है और सनसेट की समय भी रेड ही दिखता है, बस आफ्टरनून में व्हाइट दिखता है, व्हाइट मतलब येलोइश दिखता है। ऐसा क्यों होता है? While sunset and sunrise, the color of the sun and its surrounding appears red। जो सनसेट और सनराइज के टाइम है जो सन का कलर है उसके आसपास सराउंडिंग का कलर है रेड दिखता है क्योंकि ड्यूरिंग सनसेट एंड सनसाइन, सनसेट और सनराइज के टाइम जो सन होता है वो सन इज नियर हॉरिजन एंड देयरफॉर द सनराइज हैज टू ट्रेवल लार्जर डिस्टेंस इन एटमॉस्फेयर। तो उस टाइम जो सन होता है हॉरिजन के नियर होता है, पास होता है, इसलिए जो होता है सनलाइट को बड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है एटमॉस्फेयर में और ड्यू टू दिस मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट शॉर्टर वेवलेंथ्स आर स्कैटर्ड अवे बाय द पार्टिकल्स। तो इसलिए जो होता है इसी के कारण
जो ज्यादातर ब्लू लाइट होते हैं शॉर्टर वेवलेंथ वाले वो स्कैटर्ड हो जाते हैं पार्टिकल्स की वजह से अवे, और जो लाइट द लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ रेड कलर विल रीच आवर आई, दिस इज व्हाई सन अपीयर रेड इन कलर। तो इसी वजह से जो लॉन्गर वेवलेंथ का रेड कलर है वही हमें हमारे आंखों तक पहुंच पाता है, और इसी की वजह से जो है सन हमें रेड इन कलर दिखता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो आज ये स्टार्ट करते हैं। द इमेज फॉर्म्ड रेटिना ऑफ द ह्यूमन आई इज, तो ह्यूमन आई का जो रेटिना इमेज बनाता है वो कैसा होता है, तो वो होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, आज आंसर भी देख लेते हैं। तो पहले का है बी, तो पहले का भी मतलब कि रियल एंड इन्वर्टेड बनाती है, तो ह्यूमन आई की जो रेटिना है वो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाती है। अरे ये तो सब तो हमें पढ़ना ही नहीं है, एक मिनट, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे में कोई कोई चीजें थी जो कि हम पढ़ चुके हैं। हाँ, जैसे कि व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल, ये हमने कर लिया है। फिर उसके बाद डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इन द स्काई विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, हमने जो पढ़ा वही ये वाला डायग्राम जो है हमारा वो अच्छे से समझ बना देंगे। ये रहा ये वाला डायग्राम, और यहाँ का पूरा लिख देंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, व्हाई द सन अपीयर्स रेड व्हाइल सनसेट एंड सनराइज एक्सप्लेन, ये भी हमने पढ़ा। व्हाई डू स्टार्स सीम हायर देन दे एक्चुअली आर, इलस्ट्रेट योर आंसर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, अपरेंट पोजीशन और एक्चुअल पोजीशन वाला स्टार का। ठीक है, व्हाट इज डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट, ड्रॉ लेवल डायग्राम टू इलस्ट्रेट द recombination of the spectrum of white light, why is it essential that the two prisms under used for the purpose should be identical and placed in a position with respect to each other, तो ऐसा क्यों होना चाहिए, ये भी हमने पढ़ा इसाक न्यूटन वाले मतलब रूल में। ठीक है, with the help of scattering of light explain the reason for the difference in color of the sun as it appears during sunset, sunrise and noon, तो हमने पढ़ा स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स से हमें एक्सप्लेन करना है रीजन कि ऐसा क्यों होता है, सनसेट में रेड दिखता है, सनराइज में रेड दिखता है और नून में येलोविश व्हाइट दिखता है, ऐसा क्यों होता है। राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ सिलियरी मसल्स, ये नहीं है हमारे सिलेबस में। ठीक है, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हमने पढ़ा था, वही यहाँ पे लिखना है। व्हाट कॉजेस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्यों होता है, ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ द experimental setup for observing the scattering of light in a colloidal solution of sulfur to show how the sky appears blue and the sun appears red at sunrise and sunset, तो ये भी हमने पढ़ा है। A student is unable to see clearly the words written on the blackboard placed at a distance, name the defect, defect वाला तो हमें हमारा पोर्शन कटा हुआ है। Why do stars twinkle, explain करना है stars twinkle क्यों करते हैं, हमने पढ़ा था। Why does the sun appear reddish early in the morning, will this phenomenon will be observed by an astronaut on the moon, give reason to justify your answer, हमने पढ़ा था कि क्योंकि जो दूरी होती है सन मॉर्निंग के टाइम सन जो है हॉरिजन के पास होता है और एटमॉस्फेयर की दूरी वहां से बहुत ज्यादा होती है, तो सारे ब्लू कलर स्कैटर हो जाते हैं और हमारी आंखों तक रेड कलर ही पहुंचता है, और ऐसा एस्ट्रोनॉट को मून पे नहीं दिखेगा क्योंकि वहां से जो है पार्टिकल्स का मतलब कि रिफ्रैक्शन पॉसिबल नहीं होता। स्टूडेंट सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, ये भी नहीं है। ठीक है, find the power of the length, if in this case the numeric value of the focal length of the corrective lens is 5 meter, find the power of the lens as per the new Cartesian sign convention, तो हमने ये तो लाइट चैप्टर में पढ़ा था 1/f होता है हमारा पावर, तो 1/f तो 1/5 हो गया 0.2 डी। ठीक है, डायोप्टर है। तो इसी के साथ फिर हम वर्कशीट्स भी देख लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा, प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, उसके बाद ये वाला डायग्राम पढ़ा हमने, फिर ये भी पढ़ा इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे, एंगल ऑफ डेविएशन, विबग्योर, हायर स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, डेविएट। ठीक है, ये भी पढ़ा हमने।
उसके बाद रेनबो कैसे फॉर्म होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार पढ़ा, ईयरली सनराइज लेट सनसेट पढ़ा, टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ब्लू कलर ऑफ स्काई, रेड कलर ऑफ सन ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। ठीक है, ये सब पढ़ा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया, द रेड लाइट स्कैटर्स साइन बोर्ड्स आर ऑफ डैश कलर, the red light scatters less, that's why signboard are of red color। ठीक है, give two example of Tyndall effect देने हैं, why do colors clouds appear white हमने पढ़ा, why the stars appear twinkling because the position of star is changing। ठीक है, इसमें भी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आ जाइए देख लेते हैं। Enlist the differences between refraction through a glass slab and refraction through a prism। डिफरेंस बताना है रिफ्रैक्शन ग्लास स्लैब से और रिफ्रैक्शन एक प्रिज्म से। हाउ रेनबो इज फॉर्म्ड आफ्टर रेन्स, रेन बारिश के बाद रेनबो कैसे फॉर्म होता है, ये वाला डायग्राम पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा। द कलर रेड हैव द हायर वेवलेंथ, मतलब कि longer wavelength while violet have the shortest wavelength। ठीक है, define angle of deviation of a prism, हमने देखा angle of deviation ये होता है। ठीक है, इसी के साथ वीडियो होता है हमारा खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो।